फिर कह रहे दिस अप्रोच इज एफिशिएंट इन अ फील्ड इन विच रिसोर्सेज आर स्टाफ डेवलपमेंट आर सेंस। अच्छा, ये बड़ी एफिशिएंट, हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक होती है एफिशिएंट और एक होती है इफेक्टिव। इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है? यस मैम, सॉरी, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। Potential. Okay, and what is effective? Effective means that but after potential but we get the result. Okay, ये इसमें सीख रहा हूँ। एफिशिएंट मींस के जो हमें उसकी वजह से फायदा मिल रहा है। Okay, और इफेक्टिवनेस मतलब कि जो उसका रिजल्ट निकल रहा है। okay, yes मिस पॉज में। देखिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव बेसिकली ये दोनों का बड़े क्लोज रिलेशन है, इसको हम कहते हैं कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड ये इस वजह से इनका बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है। वो इस वजह से, देखें मेरे पास क्लास मौजूद है, मेरे पास 15 बच्चे हैं और मेरे पास शेयर्स जो है ना वो 10 हैं, तो मैं कितनी एफिशिएंटली उसको मैनेज करूंगा और कितना इफेक्टिवली। ठीक है, सपोज मेरे पास 1 घंटे की क्लास है आज और मैंने आज का पूरा चैप्टर कवर करना है, तो मैं कितना एफिशिएंटली जाऊंगा, कितना इफेक्टिवली जाऊंगा, मतलब कितनी तेजी से जाऊं और मेरा जो मेरा मेन गोल है वो भी क्लियर हो जाए, मतलब आप लोगों को सारी चीजें समझ भी आ जाए। एफिशिएंटली मैंने अपने टाइम का भी यूज करना और इफेक्टिवली जो मेरा गोल है उसको भी मैंने टारगेट पूरा करना है। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों हमेशा बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन रखते हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही हम किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब सिटिंग मैनेजमेंट की बात की थी, मैंने 15 बच्चे और मैंने जो 10 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स और 10 चेयर्स है, मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, तो वो मेरे एफिशिएंसी और मेरे इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करेगा कि मैं किस तरीके से उसको मैनेज करता हूं। सपोज मैं 2 बच्चों को एक चेयर पे बिठा देता हूं, 2 बच्चों को और एक चेयर पे बिठा देता हूं, ताकि मेरा टाइम भी जाया ना, इफेक्टिवनेस भी खत्म ना, और एफिशिएंटली मेरे जो बच्चे हैं, जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। क्लियर है बात? तो ये इसमें ये बता रहे कि एक अप्रोच है जिसमें आपको बड़ा एफिशिएंटली चीजों को परफॉर्म करना पड़ता है। फिर दूसरी जो हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट है वो एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। वो एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। क्या मुराद है इससे, कोई आइडिया? ओके, मिस Activities पर जो हम परफॉर्म कर रहे थे ओके, सपोज आपके पास एक बुक अवेलेबल है ना, देखें ये हमारे पास एक बुक अवेलेबल है। इस बुक में देखें ये चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद इसमें कुछ एक्टिविटीज लास्ट में दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कि वो जो चीजें उन्होंने पढ़ी हैं वो उन चीजों को अच्छे से परफॉर्म करें। आप अक्सर बुक्स के नीचे देखते हो जैसे अमेजिंग फैक्ट्स, अभी कुछ फैक्ट्स उन्होंने एडिशनल डाल के बताया कि इसमें ये चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से नीचे उन्होंने एक्टिविटीज दी होती है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटी और एक्सपीरियंस होता है करिकुलम में, हम बुक्स में इसलिए डालते हैं कि बच्चा जब उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, उससे एक्सपीरियंस हासिल करेगा, या इन फ्यूचर या इन पास्ट किया होगा, तो वो करिकुलम हमारा एक्टिविटी एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम कहलाता है, जिसमें हाँ जाहिर बात है जब कोई भी चीज इंसान खुद से करता है तो वो उसको याद लाजमी रहती है। अब इस बुक को डिजाइन करने से पहले उन्होंने बहुत सी चीजों को देखा होता है, ठीक है। जैसे अब इसमें देख लें कंटेंट की बात की ना, अब इसमें उन्होंने बताया कि लिविंग थिंग्स है तो उसके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ठीक है। उसमें टू एक्सप्लेन ऑल लिविंग थिंग्स एंड नीड फूड वाटर एंड एयर। अब देखिए पहला चैप्टर क्या है, लिविंग थिंग्स, दूसरा चैप्टर क्या है, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये इससे रिलेट कर रहा है। तीसरा चैप्टर क्या है, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स, ये एनिमल्स का था, फिर उन्होंने प्लांट्स का भी बता दिया क्योंकि लिविंग थिंग्स थी ना, जानदार से पहले हमने जानदार ओवरऑल बात की, फिर हमने एनिमल्स को अलग कर दिया, फिर प्लांट्स को अलग कर दिया, फिर जब हम आगे आने के बाद हमें पता चला कि इसमें और हमने क्या चीजें पढ़नी है, फिर लिविंग थिंग्स आगे, फिर मैटर,
मैटर क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स भी देखिए, आप है, मैं हूं, हमारा भी वजन भी है, हम जगह भी घेरते हैं, हम चलते फिरते भी ओवरऑल, तो हर चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है। वो इसीलिए हम इसमें करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, ताकि हम इतने स्पेसिफिकली करें कि हर बच्चे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डेवलप होता जाए। तो इसी में जो लास्ट में हम देते हैं एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, अंडरस्टैंड फ्रिक्शन एज अ ऑपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये सारी इसकी एक्टिविटीज हैं। या फर्दर आप बुक्स में और भी डिफरेंट बुक्स आपको देखने को मिलती हैं, या ये एक्टिविटीज होती हैं आपके पास, चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये एक्टिविटीज खुद करते हैं। तो ये आप यहां से पता चल जाता है कि बच्चे ने कितनी चीजों को गेन किया है, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस आया, और उन एक्सपीरियंस आने के बाद उसने कितने एक्टिविटीज को परफॉर्म किया। क्लियर मैम? आपको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारे पास था एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, करिकुलम। ठीक है, इसमें देखिए कह रहे based on determining the general needs and the interest of learner, which is transformed to be base of a curriculum. An important claim of this approach is that the people only learn what they experience. According to M.G. Gandhi, education is the development of all the aspects, body, minds, and spirit. So mind without activity can not be developed the personality perfectly. So education must give an importance to the activity education, much which has no link with life in meaningless. खैर, जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं वही सारी इसमें है। ठीक है, फर्दर जितना आप परफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप टीचिंग प्रैक्टिस जब करोगे, तो फर्स्ट टीचिंग प्रैक्टिस में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब आप सामने आएंगे तो थोड़ी सी आपका हेजिटेशन होगी, सारे आप बैठे होंगे, तो वो सेशनल टर्म होगा, मिड टर्म, सेशनल टर्म, फाइनल टर्म, तो उसमें आपको लेसन प्लान जब बनाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट ऑन द सेकंड टाइम आप उससे बेहतर करेंगे।